हेलो स्टूडेंट, आई होप स्टडी आप लोगों की बहुत अच्छी चल रही होगी। और क्योंकि नीट का एग्ज़ाम आने वाले कुछ ही दिनों बाद है, आप लोग बेटल लेवल पर तैयारी कर रहे होंगे। और जो लास्ट मोमेंट का सक्सेस मंत्र है, दैट इज़ ओनली द रिवीजन एंड प्रैक्टिस। मैंने लास्ट लेक्चर में भी आप लोगों को बताया था, ठीक है। तो कीप इट अप, घबराइए नहीं, रिवीजन करते रहिए एंड you will be successful in future. Best of luck. Today we will discuss a small topic from class 12, chapter number 3, human reproduction. We will discuss extraembryonic membrane. These extraembryonic membrane also known as fetal membrane. Here is another important thing. First of all, we have to discuss what is the difference between embryo and fetus. जब हम क्लास 12 में पढ़ते हैं तो बहुत सारे बच्चों को ये डिफरेंस नहीं पता होता है कि एम्ब्रियो में और फीटस में डिफरेंस क्या है। इज दैट क्लियर? हियर वी विल डिस्कस व्हाट इज द एम्ब्रियो and at what stage this embryo will be considered as fetus. याद रहेगा मैंने क्या बताया है कि किस स्टेज तक हम एम्ब्रियो कॉल करेंगे और किस स्टेज के बाद इस एम्ब्रियो को फीटस कंसीडर किया जाएगा। सो ऑलवेज रिमेंबर द फर्स्ट पॉइंट इज हियर, इन केस ऑफ एम्ब्रियो फ्रॉम conception to eight week of development. Is that clear? यानी यहां से ये बात क्लियर होती है कि अगर कॉन्सेप्शन से 8 वीक तक का जो डेवलपमेंटल पीरियड है और जो डेवलपमेंटल बॉडी है उसके लिए टर्म आएगी एम्ब्रियो। इज दैट क्लियर? क्लियर और नॉट? ठीक है, यानी जो अर्लियर डेवलपमेंट ऑर्गेनिज्म है वो एम्ब्रियो है, यानी बिफोर 8 वीक जितने भी डेवलपमेंटल बॉडी है दैट इज द एम्ब्रियो। इज इट क्लियर? नाउ फीटस आफ्टर 8 वीक to birth. Is it clear? जो 8 वीक के बाद डेवलपमेंटल बॉडी है, बर्थ तक उस स्ट्रक्चर को बोलेंगे फीटस। इज इट क्लियर? एंड दिस फीटस विल बी डेवलप्ड इन यूट्रस ऑफ viviparous animal. So here we will discuss here what is the difference between embryo and fetus. अगर 8 वीक से पहले तक की स्टेज है up to the 8 week, then the structure will be considered as embryo, and 8 वीक के बाद जो डेवलपमेंटल स्टेजेस आएंगी और जो डेवलपमेंटल बॉडी होगी that will be considered as fetus. This is the main difference between embryo and the fetus. On the next page, in the embryonic development, some animal develop, here we can say some animal develop like, एक कोड वर्ड याद रखिएगा, मैं ये आपको बता रहा हूं, राम। द फर्स्ट इज R for reptiles, A for apes,
and M for mammals. These are the some animal groups, classes, which developed extra embryonic layer outside एम्ब्रियो। क्योंकि ये लेयर एम्ब्रियो के बाहर डेवलप होती हैं, इसलिए इनको एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक लेयर बोला जाता है। बेसिकली जो रेप्टाइल्स और एप्स मैमल्स हैं, इन्हीं में ये मेम्ब्रेन देखी जाती हैं, इसलिए इन सबको कंबाइंडली बोला जाता है एमनियोट्स। क्या बोलेंगे हम यहां से इनको? एमनियोट्स। तो वो सारा एनिमल ग्रुप, रेप्टाइल्स, एप्स एंड द मैमल्स, जो एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक लेयर को डेवलप करता है, उनको कंबाइंडली बोला जाता है एमनियोट्स। इज इट क्लियर? ऑन द अदर हैंड, जब हम फिश एंड amphibians, when we talk about the fish and amphibians, do not form any extra embryonic लेयर। हमने ये फाइंड आउट किया कि जो फिश और एम्फीबियंस होते हैं उनमें कोई भी एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक लेयर प्रेजेंट नहीं होती। इसलिए फिश और एम्फीबियंस के लिए एक वर्ड आएगा, कलेक्टिवली इनको बोलेंगे एन एमनियोट्स। व्हाट वी कॉल्ड हियर एन एमनियोट्स। ये क्वेश्चंस पूछे जा सकता है आपसे, व्हाट आर द एग्जांपल्स ऑफ एमनियोट्स। तो याद रखेंगे, आपके लिए कोड वर्ड आपके पास रहेगा रैम, रेप्टाइल्स, एप्स एंड द मैमल्स। इज इट क्लियर नाउ? यहां से ये बात भी सोचने के लिए होती है कि जो रेप्टाइल्स और एप्स होते हैं, इनके एग सेल्ड एग होते हैं, और सेल्ड एग में यॉक इज मैक्सिमम, यॉक मैक्सिमम प्रेजेंट होता है। और जो सेल्ड एग होते हैं उनके लिए एक टर्म आती है, इस तरह से अगर हम देखेंगे, सेल्ड एग, इस तरह के एग को बोला जाता है क्लेडॉइक एग। व्हाट वी कॉल दैट? क्लेडॉइक एग। बिकॉज जितनी भी डेवलपमेंटल स्टेजेस होती हैं, क्योंकि इनका डेवलपमेंट आउटसाइड द मदर बॉडी होता है, इसलिए इन पे यहाँ पर ए सफिशिएंट अमाउंट ऑफ यॉक प्रेजेंट होता है, और सफिशिएंट अमाउंट ऑफ यॉक प्रेजेंट होने की वजह से न्यूट्रिशन इनको यॉक सेक से ही प्रोवाइड होता है। इज इट क्लियर? ऑन द अदर हैंड, नाउ द क्वेश्चन इज दिस, इन एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक लेयर के लिए, एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक लेयर और मेम्ब्रेन डेवलप फ्रॉम, कहां से डेवलप होती हैं? डेवलप फ्रॉम ट्रोफोब्लास्ट, डेवलप फ्रॉम ट्रोफोब्लास्ट। हियर इज अनदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बिकॉज ये ट्रोफोब्लास्ट से डेवलप्ड होती हैं, लेकिन ये एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन एम्ब्रियो का पार्ट नहीं होती है। बट दीज एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक membranes are not the part of embryo, are not the part of embryo. Is it clear? Are not the parts of embryo. यहां तक सभी बच्चों को क्लियर है? नेक्स्ट,
Another important point, we will discuss types of extra embryonic membranes. देखिए, जब हम टाइप्स ऑफ एक्स्ट्रा एम्ब्रॉनिक मेम्ब्रेन की बात करते हैं तो टाइप्स ऑफ एक्स्ट्रा एम्ब्रॉनिक मेम्ब्रेन के लिए अगर हम इनका डेवलपमेंटल और सिस्टमेटिक डायग्राम देखें और हम बाहर से अंदर की तरफ डायग्राम को कंसीडर करें तो ये जो मेम्ब्रेन होती हैं, दीज मेम्ब्रेन्स आर ऑफ 4 टाइप्स. हाउ मच टाइप? 4 टाइप्स. इनके याद करने के लिए आपको कोड वर्ड हमेशा याद रखना पड़ेगा, चाय. What kind of code word? Chai. In this case, CH will indicate chorion. This is amnion. This is allantois. And the last one is yolk sac. Last one is yolk sac. Is it clear? So these are the 4 different types of extra embryonic layer which is present around the developing embryo. Is it clear now? Diagrammatically अगर हम इनको देखें, diagrammatically देखने के लिए, ठीक, this is young developing embryo. From here, we will discuss the parts of embryo of extra embryonic layer. This particular structure is yolk sac. This structure considered as allantois. This membrane is considered as amnion. Inside the amnion, or we can say the between the trophoblast of embryo and the amnion membrane, this is
amniotic fluid. This is amniotic fluid. This is amniotic fluid. In this amniotic fluid, fetal cells also present. वो मैं आपको बाद में बताऊंगा. इन fetal cells का यूज होता है. Fetal cells present, and the whole embryo and the layer covered with the outermost layer, this is known as chorion. This is known as chorion. Here is an important thing, and this part is very, very important from embryonic development of point of view. This part known as chorionic villi. What we called it? Chorionic villi. Is it okay? So this is the complete diagram which show the 4 extra embryonic layer along with the labeling. The next important point, what is the function of these 4 extra embryonic layer? Is it clear? Here first we will discuss from yolk sac. The yolk sac will be considered as extra embryonic gut. Extra embryonic gut. This is known as extra embryonic gut. Is it clear? Extra embryonic gut. In the early stage of development, blood cell formation भी yolk sac करता है. So this is another erythropoietic organ. Blood cell formation क्या परफॉर्म करेगा यहाँ से? Blood cell formation in the early embryonic development. Is it okay? Clear now? In case of human, yolk sac is poorly developed. Human में क्या रहेगा? Human में poorly developed रहेगा. It will be poorly developed. But yolk sac very well developed in birds and reptiles. Is it clear? Birds and reptiles. Is it clear? ध्यान रखिएगा, न्यूट्रिशंस भी कहाँ से मिलेगा? यolk sac से आएगा. ठीक है, क्लियर हुआ? इसीलिए इसको एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक गट भी बोला गया. तो थर्ड फंक्शन हम यहां से लिख सकते हैं न्यूट्रिशन. इज इट क्लियर? गॉट दैट पॉइंट? नेक्स्ट, द सेकेंड लेयर इज allantois. The second layer is allantois. When we discuss about the function of allantois considered as embryonic kidney. क्या बोलेंगे बच्चों इसको? एम्ब्रायोनिक किडनी. दिस इज नॉन एज एम्ब्रायोनिक किडनी. यानी जितना भी एक्सक्रीशन का फंक्शन होगा एम्ब्रियो के लिए वो allantois परफॉर्म करेगी. दिस इज नॉन एज एम्ब्रायोनिक किडनी एंड इट विल परफॉर्म व्हाट? इट विल परफॉर्म एक्सक्रीशन. इज इट ओके? याद रखेंगे, 2 लेयर स्टडी की हैं, दोनों लेयर के फंक्शन स्टडी कर दिए. द फर्स्ट लेयर इज द yolk sac. Yolk sac is considered as the extra embryonic gut. In the early stage of embryonic development, this yolk sac is also perform
formation of blood cell and the formation of blood cell known as erythropoiesis. So we can say, क्वेश्चन पूछा जाता है कि what are the organs which perform erythropoiesis. तो ध्यान रखिएगा, in human body the earlier erythropoietic organs are yolk sac, and then after that in some amount the liver also perform also perform the formation of RBC, and after all the bone marrow is the site of blood cell formation. तो ध्यान रखिएगा, bone marrow, liver and the yolk sac ये ऐसी स्ट्रक्चर्स हैं जो ब्लड फॉर्मेशन को परफॉर्म करती हैं. ठीक है, डिफरेंसेस ओनली इज दिस वन, द डेवलपमेंटल स्टेजेस, किस स्टेज पर आरबीसी का फॉर्मेशन हो रहा है, ये बात डिसाइड करेगी कि कौन सा बॉडी पार्ट या कौन सा एम्ब्रियोनिक पार्ट आरबीसी को फॉर्मेशन को परफॉर्म करेगा. सो द नेक्स्ट इज द एलेंटॉइड. द फंक्शन ऑफ एलेंटॉइड इज द एक्सक्रीशन, यानी जितना भी यहाँ से एम्ब्रॉयो का एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट होगा वो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट एलिमिनेटेड होगा किससे, एलेंटॉइड से. इज इट क्लियर नाउ? नाउ द लास्ट लेयर, द थर्ड लेयर इज एमनियन. एमनियन इज अनदर इंपॉर्टेंट लेयर. जो एमनियन होता है, क्लियर नाउ? ठीक, दिस amnion is third layer, and between the amnion and the trophoblast of the embryo, amniotic fluid is present, and this amniotic fluid performs several functions. This amniotic fluid performs several functions. The first function of the amniotic fluid, shock absorber, or we can say work as cushion. Is it clear? This is the function of. Now the another function of amniotic fluid, provide watery medium for embryo development. यानी जितना भी वाटर मीडियम होगा उसको कौन प्रोवाइड कराएगा, एमनियोटिक फ्लूइड. इज इट ओके? नाउ द अनदर इंपॉर्टेंट मॉडर्न यूटिलाइजेशन ऑफ एमनियोटिक फ्लूइड. देखिए, फीटल सेल्स इस एमनियोटिक फ्लूइड में आ जाती हैं. सपोज वी आर डिस्कसिंग अबाउट दिस इज द फीटल सेल्स. इन फीटल सेल्स को यहाँ से ड्रॉ कर लिया जाता है बाय द मेडिकल अपरेटस, और इनको एग्जामाइन किया जाता है, कल्चर किया जाता है लेबोरेटरी में, और उनको एग्जामाइन किया जाता है. वहाँ से फीटल सेल्स के क्रोमोसोम्स के कैरियोटाइप से किसी भी जेनेटिकल डिसऑर्डर का पता लगाया जा सकता है. सो एमनियोसेंटेसिस, it is a good technique to check whether the karyotype of any newly formed embryo or fetus is normal or not. Is it clear? But nowadays this amniocentesis used in a different manner to check the sex of fetus. Is it clear? इंडिया में ये प्रॉब्लम है. अगर एमनियोटिक फ्लूइड से फीटल सेल्स निकाली गई, एमनियोसेंटेसिस किया गया, पता चला कि ये इट इज ए फीटस ऑफ बेबी गर्ल, देन एबॉर्शन करा दिया जाता है. एंड दिस इज द डिसएडवांटेज ऑफ ए गुड टेक्निक. अदरवाइज हम एमनियोसेंटेसिस से किसी भी फीटल सेल्स के जेनेटिक डिसऑर्डर का पता लगा सकते हैं. इज इट ओके? एंड द लास्ट वन इज कोरियन. The chorion is known as extraembryonic lungs. What we called it? Extraembryonic lungs. Is it clear? So जैसा आप सब लोगों को पता है कि एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक लंग्स का क्या काम होता है. ठीक है, क्लियर हुआ? अगर हम लंग्स के काम की बात करें तो एक्सचेंज ऑफ गैसेस. यस, क्या फंक्शन रहेगा? एक्सचेंज ऑफ गैसेस. इज इट क्लियर? एक्सचेंज ऑफ गैसेस विल बी द फंक्शन ऑफ कोरियन.
इज इट क्लियर? नाउ देखिए यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट तो ये रहेगा कोरियन के लिए कि एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक लेयर है, सबसे बाहर की लेयर प्रेजेंट है और गैसीय सेक्शन परफॉर्म करेगी। लेकिन इसका एक और फंक्शन होता है, क्योंकि ये कोरियन सबसे बाहर की लेयर होती है, यानी इसी कोरियन के नीचे एमनियन भी प्रेजेंट होगा, एलेंटॉइड भी प्रेजेंट होगा, यॉर्क सैक भी प्रेजेंट होगा। तो इस कोरियन को, ठीक है, एक इंपॉर्टेंट फंक्शन और परफॉर्म करना पड़ता है, दैट इज नॉन एज द प्रोटेक्शन ऑफ डेवलपिंग एम्ब्रियो एंड लेयर। व्हाट काइंड ऑफ फंक्शन? Protection. Is it clear? So we can say the chorion will perform the two types of function. The first one is exchange of gases. That's why it is known as the lungs of the embryo. And the second one is it will perform the protection of the developing embryo and the protection of underneath amniotic fluid, amnion, yolk sac and allantois. Is it clear? Now, in the below part of the embryo, this chorion will develop chorionic villi, and it is another important structure. देखिए जो chorionic villi है, it will very important, it will play the very important role here. Clear? The chorionic villi, ये जो chorionic villi होती हैं, ये chorionic villi, it is a developing structure of embryo, extra embryonic layer. ये chorionic villi interdigitated होकर with the decidua bacillus of uterus, it will form placenta. Is it clear now? What it will form? Placenta. क्या परफॉर्म करेंगे? Placenta formation. It will perform placenta फॉर्मेशन। इज इट ओके? तो यहाँ से एक क्वेश्चन उठता है कि व्हाट इज द प्लासेंटा? सो प्लासेंटा इज ए इंटरडिजिटेटेड क्लोज प्रॉक्सिमिटी स्ट्रक्चर which perform by the interdigitations of chorionic villi of embryo and the bacillus decidua structure of uterus. Is it clear? So this chorionic villi will be utilized in the placenta formation. Is it clear now? क्योंकि chorionic membrane यहाँ पर इन्वॉल्व हो रही है प्लासेंटा फॉर्मेशन में, इसलिए जो ह्यूमन प्लासेंटा होगा, द ह्यूमन प्लासेंटा विल बी कोरियोनिक प्लासेंटा। क्या बोलेंगे हम उसको प्यारे बच्चों? कोरियोनिक प्लासेंटा। इज इट क्लियर नाउ? ये क्वेश्चन नीट में बार बार पूछा जाता है, द टाइप ऑफ ह्यूमन प्लासेंटा। दिस इज द क्वेश्चन फ्रॉम द एनसीईआरटी, what type of placenta present in human. So we can say the chorionic placenta is present in the human body, in a human embryonic development. And this chorionic placenta, why it is called chorionic placenta? Because the chorion membrane involved in formation of placenta. Is it clear? Yes or no? Good. Is it clear now? सेव कर लीजिए इसको। नेक्स्ट, इज इट क्लियर नाउ? ठीक है। नाउ यहां से बच्चों को कंफ्यूजन ये होता है, क्योंकि जो प्लासेंटा है इट इज ए क्लोज प्रॉक्सिमिटी बिटवीन द एम्ब्रियोनिक लेयर एंड द मदर यूट्रस लेयर। तो प्लासेंटा के लिए बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। प्लासेंटा के लिए अगर हम देखें तो दो इंपॉर्टेंट चीजें हैं यहां से, कि प्लासेंटा का रोल क्या है और प्लासेंटा के रोल में कौन कौन से सबस्टांसेस होते हैं जो प्लासेंटा को क्रॉस करते हैं। ये बच्चों को जल्दी से याद नहीं होता। इज इट क्लियर? ध्यान रखिएगा, अगर हम फंक्शन ऑफ प्लासेंटा की बात करते हैं, व्हेन वी टॉक अबाउट फंक्शन ऑफ प्लासेंटा, इसके लिए एक निमोनिक्स है, याद रखिएगा। और निमोनिक्स याद करने का बड़ा अच्छा सा तरीका है, बच्चों को बड़ा समझ में आता है। ये इसका एक्स है, ये इसका वो एक्स है, ये एक्स बॉय है, ये एक्स गर्ल है। इज इट क्लियर? यहीं से हमने एक निमोनिक्स बनाया है। द निमोनिक्स इज
रेनू, द निमोनिक्स इज रेनू, प्रोज एक्स है। क्या निमोनिक्स बनाया है? रेनू प्रोज एक्स है। यानी यहां से फंक्शन ऑफ प्लासेंटा के लिए द फंक्शन ऑफ प्लासेंटा हियर द फर्स्ट इज रेस्पायरेशन। अब आप कभी नहीं बोलेंगे क्योंकि दिमाग की छठी इंद्री यहां से जाग जाती है जब भी हम किसी एक्स की बात करते हैं। आर ई मीन्स रेस्पायरेशन, न्यूट्रिशन, यस और नो? क्या याद रखेंगे? न्यूट्रिशन, इज इट क्लियर? यहां से आप याद रखेंगे न्यूट्रिशन, ओके, इज इट क्लियर? प्रो से याद रखेंगे प्रोटेक्शन, व्हाट? प्रोटेक्शन। इस एस से याद रखेंगे स्टोरेज, इज इट क्लियर? इस एक्स से याद रखेंगे एक्सक्रीशन, एंड द लास्ट एंड द इंपॉर्टेंट इस एच से याद रखेंगे हार्मोनल फंक्शन या हार्मोन सिक्रीशन, ओके, इज इट क्लियर? हम लास्ट वाले एच पर आते हैं। इन दिस केस हार्मोन्स, देखिए हार्मोन सिक्रीशन के बेसिस पर प्लासेंटा को हम एंडोक्राइन ग्लैंड्स जैसे फंक्शन परफॉर्म करने वाले ऑर्गन बोलेंगे। यानी जो प्लासेंटा होता है वो वर्क करता है एंडोक्राइन ग्लैंड की तरह। याद रखिएगा, प्लासेंटा फंक्शन एज ए एंडोक्राइन ग्लैंड। गॉट दैट पॉइंट? और जब हम यहां से एंडोक्राइन ग्लैंड के लिए फंक्शन से परफॉर्म करने की बात कर रहे हैं तो अब बात आती है कि कौन कौन से हार्मोन हैं। तो ये बार बार नीट में पूछा जाता है कि कौन कौन से हार्मोन है जो यहाँ से प्लासेंटा सिक्रीट करता है। तो सबसे पहले याद रखिएगा HCG, ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिक हार्मोन। इज इट ओके? नेक्स्ट यहां से एक और हार्मोन आता है दैट इज नॉन एज HPL, व्हाट वी कॉल व्हाट, ठीक है? द नेक्स्ट इज HPL एंड द नेक्स्ट इज, दूसरा कलर ले लेते हैं, द नेक्स्ट इज estrogen and the last one is progesterone, ओके। नीट के लिए ये पढ़ के जाइएगा कि जो प्रोजेस्टेरॉन है इट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हार्मोन इन द सेक्सुअल लाइफ ऑफ फीमेल। प्रोजेस्टेरॉन, इज इट क्लियर? और इट कम्स फ्रॉम द सेवरल सोर्सेस, ध्यान रखिएगा। प्रोजेस्टेरॉन आल्सो कम्स फ्रॉम द कार्पस लूटियम, इज इट क्लियर? तो फर्स्ट 3 मंथ तक ये कार्पस लूटियम से आता है और जो प्लासेंटा डेवलप होता है देन उसके बाद ये, ठीक है, पूरे गेस्टेशन पीरियड में फिर प्लासेंटा से आएगा। इज इट क्लियर? तो प्रोजेस्टेरॉन हैज अ 2 सोर्स ऑफ सिक्रीशन। द फर्स्ट 3 मंथ इट कम्स फ्रॉम द कार्पस लूटियम ऑफ द ओवरी एंड आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ प्लासेंटा इट कम्स फ्रॉम प्लासेंटा। तो प्रोजेस्टेरॉन हमेशा 2 सोर्सेज से आता है। पहले 3 महीने जो सोर्स है वो है कार्पस लूटियम और उसके बाद ये आएगा प्लासेंटा से। सो दिस इज द फंक्शन ऑफ प्लासेंटा। इज इट ओके? निमोनिक्स याद रखिएगा, रेनू प्रोज एक्स है। रेनू का जो प्रो है वो एक्स है। RE मीन्स रेस्पायरेशन, NU मीन्स न्यूट्रिशन, प्रो मीन्स प्रोटेक्शन, S फॉर स्टोरेज, X मीन्स एक्सक्रीशन and HA हार्मोनल सिक्रीशन। The 4 hormones come from the placenta: HCG, HPL, estrogen and progesterone. Is it okay? Next, जो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन कौन से सबस्टांसेस हैं। सबस्टांसेस
substances that cross प्लासेंटा। बच्चे यहाँ भी बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं, ये बड़ी बड़ी प्रॉब्लम है, इसको भी ये कैसे याद रखें। इसके लिए अगेन हमारे पास एक सॉल्यूशन है, अगेन न्यूमेरिक्स। देखिए दिमाग के साथ हमेशा कुछ ऐसा करना चाहिए कि जो चीज़ें हमें याद ना हो उनको किसी न किसी चीज़ के साथ रिलेट करना चाहिए। इज इट क्लियर नाउ? ठीक है, ठीक। तो ऐसे कौन कौन से सबस्टांसेज हैं जो प्लासेंटा को क्रॉस करके जाते हैं, क्वेश्चन पूछा जाता है। और यहाँ से एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा जो एनसीईआरटी में 2 जगह डिस्कस किया गया है, वो मैं आपको बताता हूँ। इसके लिए न्यूमेरिक्स याद रखिएगा। न्यूमेरिक्स है want my hot dogs। इज इट क्लियर? want my hot dogs। देखिए want my hot dogs ये न्यूमेरिक्स है, ये सारे वो सबस्टांसेस एक्सप्लेन करेगा जहां से आपको ये पता चलेगा कि कौन कौन से सबस्टांसेस होंगे जो प्लासेंटा को क्रॉस करके जा सकते हैं। क्रॉस करने से मतलब होता है कि कुछ ऐसे सबस्टांसेस होते हैं जो फीटस बॉडी में आते हैं। द फर्स्ट वन इज W स्टैंड फॉर हियर वेस्ट सबस्टांसेस, वेस्ट मटेरियल। W स्टैंड फॉर वेस्ट मटेरियल। एंड द नेक्स्ट A for antibody। What? Antibody। Is it clear now? And the N for nutrition। Is it clear? And the T for very important, ये वर्ड दिया गया है, टेरेटोजेंस। यहां से 2 चीजें आपको याद रखनी है। ऐसा कौन सा एंटीबॉडी होता है जो प्लासेंटा को क्रॉस कर जाता है? ठीक है, बताइए, सोचिए जल्दी। एंटीबॉडी के लिए हमारे पास एक कोड वर्ड होता है, वी कैन कॉल इट गैमडे। एंटीबॉडी के लिए कोड वर्ड होता है गैमडे। गैमडे जब आप याद रखेंगे तो ध्यान रखिएगा इसमें 5 टाइप की एंटीबॉडी आ गई और सबकी अपनी अपनी प्रॉपर्टीज होती हैं और ये डिक्रीजिंग ऑर्डर भी होता है एंटीबॉडी का, तो ध्यान रखिएगा। IgG, is it clear? IgG, yes, IgG एक ऐसा एंटीबॉडी है जो प्लासेंटा क्रॉस करता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आस्क मैनी टाइम्स, याद रखिएगा। इज इट क्लियर नाउ? नाउ एंटीबॉडी IgG याद रखिएगा। टेरेटोजेंस में याद रखिएगा ये वो सबस्टांसेस होते हैं जो एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट को डिस्टर्ब करते हैं, जिसकी वजह से लिम्स अंडर डेवलप रह सकते हैं, बॉडी का दूसरा पार्ट अंडर डेवलप रह सकता है। टेरेटोजेंस, इज इट क्लियर? पहला इंपॉर्टेंट टेरेटोजेंस होता है थैलिडोमाइड। इज इट ओके? इसलिए ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी किसी तरह का नशा नहीं करना चाहिए। इज इट ओके? नाउ तो वेस्ट से मतलब समझ में आ गया। द नेक्स्ट इज M से यहां पर मतलब है माइक्रो ऑर्गेनिज्म। यस, अगर किसी तरह का माइक्रोबियल ब्लड इंफेक्शन है मदर को तो ध्यान रखिएगा वो फीटस को भी चांसेस होते हैं, ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट हॉट से यहां पर मतलब होता है हार्मोन्स एंड HIV। व्हाट? HIV। इज इट क्लियर? ये ध्यान रखिएगा क्योंकि अगर ब्लड ट्रांसफर हो रहा है तो HIV के वायरस पार्टिकल्स जो, ठीक है, वायरस पार्टिकल्स हैं वो भी ट्रांसफर हो सकते हैं। इज इट ओके? नाउ द नेक्स्ट वन इज D4 drugs। Is it clear? So these are the some substances which cross the placenta। निमोनिक्स याद रखिएगा, want my hot dogs। W for West, A for antibodies, N for nutrition, T for detergents,
M for microorganism, H for HIV, hormones, D for drugs. So these are the some substances which can cross the placenta. Is it clear now? Is it clear? यहाँ तक आप इसको याद रखिएगा. I hope this video will help you to understand the role or the function of extra-embryonic layer and the function of placenta. Is it clear now? One more question. You have to find the difference between the placenta and umbilical cord. Got that point? Subscribe our channel NEET IIT अड्डा. लगे रहिए, MBBS लेकर रहिए. Good luck, best of luck. Thank you very much.